महाराष्ट्र के छोटे से गांव वाड़े गांव में दोपहर होते ही एक ही जगह सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी। हेमंत काका की मटन की दुकान। जैसे ही सूरज सिर के ऊपर आता, गांव की गलियों में एक अलग ही खुशबू फैल जाती। दूर दूर से लोग उस खुशबू को पहचान लेते। अरे, लगता है काका का मटन फिर से तैयार हो गया। दुकान के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते, किसी के हाथ में थाली, किसी के हाथ में डिब्बा, क्योंकि यह कोई आम दुकान नहीं थी। यहाँ मिलता था 100 साल पुरानी रेसिपी से बना हुआ मसालेदार मटन करी और उसके साथ सफेद चावल। हेमंत काका अपने बड़े से लोहे के भगोने में मटन पका रहे थे। लकड़ी की आग पर धीरे धीरे उबलती हुई करी से मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। अरे ओ काका, बस एक बार ये मटन की रेसिपी बता दो, हम भी घर पे बनाकर खा लेंगे। अरे बेटा, अगर मैं तुम्हें रेसिपी बता दूं, तो फिर तुम मेरे दुकान पर आओगे क्या? पर काका, थोड़ा तो बता दो, इतनी बेहतरीन और मसालेदार मटन करी बनाते कैसे हो? बेटा, ये हमारे घर की 100 साल पुरानी पीढ़ियों की रेसिपी है। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी, उन्हें मेरे दादाजी ने सिखाई थी, और अब ये रेसिपी मैं अपने बड़े बेटे रमेश को ही सिखाऊंगा। पर काका, सिर्फ रमेश को ही क्यों? आपके छोटे बेटे सुरेश को नहीं सिखाओगे क्या? नहीं बेटा, हमारे घर की परंपरा है। ये रेसिपी घर के सिर्फ एक ही आदमी को सिखाई जाती है, और रमेश मेरा बड़ा बेटा है, इसलिए हक उसी का है। ठीक है काका, आप किसी को भी सिखाओ, हमें तो बस आपका मटन खाने से मतलब है। काका देते थे 180 रुपए में 3 बड़े मटन के पीस और चावल। हर दिन काका 100 किलो से भी ज्यादा मटन पकाते थे, और शाम होते होते सब खत्म हो जाता था। काका की दुकान पर सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि शहर के बड़े बड़े लोग भी मटन खाने आते थे। एक दिन महंगी गाड़ी से कुछ शहर के लोग दुकान पर आए। काका, आपका नाम हमने शहर में बहुत सुना है। काका, हम आपको एक ऑफर देने आए हैं। कैसा ऑफर? हम आपकी मटन की रेसिपी जानना चाहते हैं, और उसके बदले हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। ये सुनते ही पास में खड़ा छोटा बेटा सुरेश चौंक गया। वह तुरंत बोला, पिताजी, बता दीजिए इनको रेसिपी। 1 करोड़ में तो हम जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं। नहीं, तुम्हें क्या? अगर 10 करोड़ रुपए भी दोगे, तब भी मैं ये रेसिपी किसी को नहीं बताऊंगा। शहर वाले थोड़े हैरान हुए। ठीक है काका, अगर कभी आपका मन बदल जाए तो हमें बता देना। इतना कहकर वे लोग वापस जाने लगे, लेकिन तभी चुपके से सुरेश उनके पीछे भागा। साहब, जरा रुकिए। मेरे पिताजी का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपको ये रेसिपी लाकर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। यह सुनते ही शहर वाले आदमी खुश हो गए। अगर तुम रेसिपी लेकर आए, तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। सुरेश की आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है साहब, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। शहर वाले लोग मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। उधर दुकान पर हेमंत काका अभी भी मटन हिला रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी 100 साल पुरानी रेसिपी अब खतरे में पड़ चुकी है। कुछ दिन बाद अचानक हेमंत काका की तबीयत बहुत खराब हो गई। जो आदमी हर दिन 100 किलो मटन पकाकर पूरे गांव को खुश कर देता था, आज वही बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। बेटा, लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। पिताजी, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाओगे। मैं अकेला सब कैसे संभाल पाऊंगा? अरे पगले, तू अकेला कहाँ है? तेरे साथ तेरा छोटा भाई सुरेश भी तो है। उधर कमरे के बाहर सुरेश चुपचाप खड़ा था। वह दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। बस पूरी रेसिपी पता चल जाए, फिर तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। रमेश, अब ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें मटन बनाना है। हाँ पिताजी, बताइए, मैं सब याद रखूंगा। और सुनो, ये रेसिपी तुम किसी को भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई सुरेश को भी नहीं।
जी पिताजी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हेमंत काका धीरे धीरे रेसिपी बताते जा रहे थे। उन्होंने रमेश को आधी रेसिपी समझा दी थी। तभी अचानक उनकी आवाज एकदम से बंद हो गई। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रमेश घबरा गया। पिताजी, पिताजी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हेमंत काका इस दुनिया को छोड़ चुके थे। रमेश वहीं बैठकर रोने लगा। उधर दरवाजे के पीछे खड़ा सुरेश भी अंदर आया। अरे यार, आधी ही रेसिपी पता चली, अब बाकी कैसे पता चलेगी? कुछ दिनों बाद हेमंत काका की सारी अंतिम विधियां पूरी हो गईं। पूरा गांव दुखी था। एक दिन कुछ गांव वाले रमेश के पास आए। रमेश बेटा, अब कल से तुम मटन की दुकान शुरू कर सकते हो। काका ने तुम्हें रेसिपी बता दी होगी ना? रमेश थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ, पिताजी ने मुझे सब बता दिया है। असल में वह सच छुपा रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ आधी रेसिपी ही पता थी। रमेश मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, कल मैं मटन कैसे बनाऊंगा? मुझे तो सिर्फ आधी रेसिपी ही पता है। उधर दूसरी तरफ सुरेश सीधे शहर चला गया। वह उन अमीर लोगों के ऑफिस पहुंचा। अरे, तुम आ गए? रेसिपी लाए हो? हाँ साहब, पूरी की पूरी रेसिपी लाया हूँ। फिर उसने उन्हें वही आधी रेसिपी बता दी जो उसने दरवाजे के पीछे से सुनी थी। पक्का यही पूरी रेसिपी है? अगर मटन वैसा नहीं बना जैसा हमने सुना है तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ साहब, यही पूरी रेसिपी है। पैसे लेकर वह खुशी खुशी गांव वापस लौट आया। असल में उसने उन्हें सिर्फ आधी रेसिपी बताई थी। अगले दिन सुबह से ही रमेश जल्दी उठकर दुकान पर पहुंच गया। रमेश ने बड़े भगोने में मटन डाला और वही मसाले डालने लगा जो उसके पिता ने उसे बताए थे। हे भगवान, अगर मटन वैसा नहीं बना जैसा पिताजी बनाते थे तो? दोपहर होते ही गांव के लोग फिर से हेमंत काका की दुकान पर आ गए। एक गांव वाला खुश होकर बोला, अरे रमेश भाई, आज तो मटन की खुशबू कुछ अलग ही आ रही है। हाँ रमेश भाई, लगता है काका ने आपको अच्छे से मटन बनाना सिखाया है। रमेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से बहुत घबराया हुआ था। वह मन ही मन सोच रहा था, काश मैं इन्हें सच बता पाता कि मुझे सिर्फ आधी ही रेसिपी पता है। लोग जल्दी जल्दी मटन लेकर अपने घर चले गए। कुछ ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। रमेश ने राहत की सांस ली। चलो, अगर लोगों को मटन पसंद आ गया तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तभी दो गांव वाले गुस्से में उसकी दुकान पर आ गए। अरे रमेश भाई, ये कैसा मटन बनाया है तुमने? क्या हुआ? इसमें ना नमक है ना मसाले, बिल्कुल फीका है मटन। तभी तीसरा आदमी भी आ गया। और जो नली वाले पीस थे वो भी ठीक से पके नहीं थे। मटन में कोई स्वाद ही नहीं था। लगता है काका ने तुम्हें मटन की रेसिपी बताई ही नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे रेसिपी पता है। असल में आज मैंने पहली बार मटन बनाया है ना, इसलिए शायद उतना अच्छा नहीं बना। कल मैं बिल्कुल पिताजी जैसा मटन बनाऊंगा। लोग थोड़े शांत हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है रमेश, आज पहला दिन है इसलिए माफ कर देते हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं चलेगा। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले गए। अब रमेश दुकान में अकेला खड़ा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ आधी रेसिपी ही पता है। तभी वहां सुरेश आ गया। क्या हुआ भैया, मटन अच्छा नहीं बना क्या? हाँ सुरेश, पिताजी ने मुझे सिर्फ आधी ही रेसिपी बताई थी, इसलिए मैं उनके जैसा मटन बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो जाने दीजिए भैया, ये दुकान बंद कर देते हैं। हम कोई और काम कर लेंगे। ये दुकान अब हमसे नहीं चलेगी। नहीं सुरेश, ये हमारे पुरखों की 100 साल पुरानी परंपरा है। मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा।
मैं उस आधी रेसिपी का बाकी राज जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। रमेश अपने पिता के पुराने दोस्त गजानन काका के पास गया। काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। काका, पिताजी मुझे मटन की सिर्फ आधी रेसिपी ही बता पाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी का राज कैसे पता चलेगा। बेटा, हेमंत बहुत उसूलों वाला आदमी था। उसने किसी और को रेसिपी बताई होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो अब क्या करूं काका? दुकान कैसे चलाऊं? गजानन काका कुछ देर सोचते रहे। लेकिन एक बात है। कौन सी बात काका? हेमंत को अपनी हर बात डायरी में लिखने की आदत थी। अगर तुम्हें उसकी डायरी मिल जाए तो हो सकता है उसमें पूरी रेसिपी लिखी हो। यह सुनते ही रमेश की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या सच में काका? हाँ बेटा, अब तुम्हें घर जाकर डायरी ढूंढनी होगी। वह जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर कई पुरानी डायरी रखी हुई थी। रमेश एक एक करके डायरी पढ़ने लगा। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर रुकी। उसमें लिखा था, हमारे घर की 100 साल पुरानी मटन रेसिपी। अरे, यही है वो रेसिपी। अब देखना, मैं गांव वालों को ऐसा मटन खिलाऊंगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सुरेश घबराया हुआ अंदर आया। भैया, मुझे बचाओ, मेरे पीछे शहर वाले लोग पड़े हैं। क्यों? क्या किया तुमने? भैया, मैंने लालच में आकर उन्हें आधी रेसिपी बता दी थी और उनसे 1 करोड़ रुपए ले लिए। सुरेश, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे खानदान की इतनी खास रेसिपी पैसों के लिए बेच दी? तभी शहर वाले आ गए। सुरेश, अब तुम बच नहीं सकते। तुमने हमें धोखा दिया है। साहब रुकिए, आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। बस मेरे भाई को कुछ मत कीजिए। नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। हमें ये सुरेश चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मुझे ले जाइए। मेरे भाई को छोड़ दीजिए। यह सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी उन शहर वालों में से एक आदमी बोला, छोड़ो, जाने दो सुरेश को। उसके लिए उसका भाई खुद आने को तैयार है। ये देखकर अच्छा लगा। हमें बस हमारे पैसे वापस दे दो, हम चले जाएंगे। सुरेश ने तुरंत पैसे दे दिए। शहर वाले पैसे लेकर चले गए। भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे जाने दे, मुझे पिताजी की पूरी रेसिपी मिल गई है। सच में भैया? हाँ, और कल से हम फिर से पिताजी जैसा मटन बनाएंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अकेला दुकान नहीं संभाल सकता। हाँ भैया, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगले दिन सुबह सुबह रमेश और सुरेश दोनों दुकान पर पहुंच गए। आज का दिन उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि आज पहली बार वे हेमंत काका की पूरी रेसिपी से मटन बनाने वाले थे। थोड़ी ही देर में जब मटन पकने लगा तो हवा में वही पुरानी और लाजवाब खुशबू फैलने लगी। भैया, लगता है बिल्कुल पिताजी जैसा मटन बन रहा है। वही खुशबू आ रही है। हाँ सुरेश, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब बस गांव वाले खाकर बताएं, तभी असली पता चलेगा। दोपहर होते ही हमेशा की तरह गांव के लोग दुकान पर आने लगे। एक गांव वाला खुश होकर बोला, अरे रमेश, आज तो मटन की खुशबू बिल्कुल हेमंत काका जैसी आ रही है। हाँ, खुशबू से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन खाकर ही पता चलेगा। ठीक है भाई, आज एक बार खाकर देखो, फिर बताना कैसा बना है मटन। लोग जल्दी जल्दी मटन और चावल लेकर अपने घर चले गए। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। अब रमेश और सुरेश दोनों बस यही इंतजार कर रहे थे कि लोग वापस आए और अपनी राय बताएं। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग वापस दुकान पर आए। अरे रमेश भाई, खुशबू से तो लगा था मटन अच्छा है, लेकिन यह सुनकर रमेश घबरा गया। पर क्या मटन अच्छा नहीं बना? अरे नहीं, अच्छा नहीं, बहुत ही जबरदस्त और स्वादिष्ट बना है मटन। हाँ रमेश बेटा, बिल्कुल हेमंत काका जैसा स्वाद है।
उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। यह सुनकर रमेश और सुरेश दोनों की आंखों में खुशी चमक उठी। रमेश ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, पिताजी, मैंने कर दिखाया। आपकी परंपरा को मैं ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा। उस दिन के बाद वाड़े गांव में फिर से हर दोपहर वही खुशबू फैलने लगी। अब रमेश हर दिन 100 साल पुरानी मटन शॉप चलाता था और उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था उसका छोटा भाई सुरेश। दोनों भाइयों की एकता और मेहनत की वजह से उनके परिवार की परंपरा हमेशा के लिए कायम रही, क्योंकि सच ही कहा गया है, अगर भाई साथ दें तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत यही होता है।